गुड इवनिंग स्टूडेंट। हाँ हमारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का क्लास 10th का अभ्यास 6 जय प्रक्रम। जय प्रक्रम किसे कहेंगे? जय प्रक्रम ये सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। यानी वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। यानी वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? जय प्रक्रम कहलाते हैं। जय प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन है? पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। अब आते हैं पोषण किसे कहते हैं? पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। पोषण किसे कहेंगे? पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीव दो भागों में बटे हैं। पहला होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस दौरान क्या बनाते हैं? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और 673 कैलोरी ऊष्मा निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं। ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन माने स्वपोषी में करते हैं। इसके बाद आता विषमपोषी। विषमपोषी किसे कहते हैं? इसमें जो स्वपोषी द्वारा जो पौधे स्वपोषी होते हैं उनके द्वारा बनाए गए भोजन का जो लेते हैं उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी। जैसे मानव हो गए, अन्य जीव होंगे, ये पेड़ पौधों पे क्या होते हैं? आश्रित रहते हैं। स्वपोषी पोषण क्या होगा? स्वपोषी पोषण हरे पौधे तथा कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही पौधे अपना क्या करेंगे? भोजन का निर्माण करें। जैसे प्रकाश संश्लेषण है, देखें बताएं, वायुमंडल से क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और नीचे से H2O ले लेंगे। नीचे से क्या लेंगे? H2O। और क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। यहाँ पे जो लिखा है क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज है। C6H12O6 फिर ऑक्सीजन देता है H2O प्लस। यहाँ पे 673 किलो कैलोरी ऊष्मा यानी ऊर्जा क्या होती है? यहाँ पे मुक्त होती है। क्लियर है? अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कच्ची सामग्री। कौन कौन कच्ची सामग्री है? सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको मिल जाता है वायुमंडल से, और जल कहाँ मिलता है? नीचे से जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण कर लिया जाता है। इसके बाद आता प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ना होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना होता है। अब आता है रंध्र। रंध्र किसे कहते हैं? रंध्र सबसे पहले पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों के बारे में आप लोग देखे होंगे। पत्तियों के जब इस साइड की बात ना करें, इसके पीछे वाले साइड में देखेंगे रफ दिखाई देगा, रफ सा। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो बीच में हमको रंध्र दिखाई देगा। रंध्र क्या होगा? दिखाई देगा। एक आकारता रंध्र। रंध्र के बारे में जान जाएं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसी को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है और वाष्पवर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा ही निकलता है। कभी कभी लोग देखते हैं पेड़ के नीचे रहते, दिन के में एक ड्रॉप वाटर पानी हमारे ऊपर गिर जाता है, तो इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। जैसे डायग्राम हम देख रहे हैं, डायग्राम में तो जो डायग्राम में हमको दिखाई दे रहा है, बीच में है जो दिखाई दे रहा है, बीच में पार्ट वाला दिखाई दे रहा है, इसी को रंध्र कहेंगे। इसके बाद वाली ये रचना जो दिखाई दे इसे द्वार कोशिका कहेंगे। इसके बाद वाली संरचना दिखाई दे रही अधिचर्म कोशिका कहेंगे। इसके बाद इसे क्या कहते हैं? सहायक कोशिकाएं
कहते हैं। ये रंध्र का स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में ये आता है। नेक्स्ट आता है विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। प्राणी संपोषण जिसे होलोजोइक कहते हैं, मृतजीवी पोषण जिसे क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट कहेंगे। परजीवी पोषण क्या होगा, पैरासाइट पैरासिटिक कहेंगे। यानी प्राणी संपोषण किसे कहेंगे, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। जैसे अमीबा हो गए, मानव हो गए, इनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। अब आता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे फफूंद हो गया, कवक हो गया, जो जैसे कार्बनिक पदार्थ, जैसे लकड़ी हो गया, छिलन हो गया, सब्जी उब्जी का आप फेंक देंगे तो वहीं से फफूंद कवक निकलते हैं। ठीक, उसके बाद परजीवी पोषण। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त कर, जैसे अमरबेल हो गया, जू हो गया, फीताक्रीम हो गया, फीताक्रीमी हो गया। जैसे आपके बालों में जू हो गया, आपसे क्या करता है, पोषण लेता है, खून पीता है, आपको क्या करता है, बीमार करता है। उसी प्रकार अमरबेल, अमरबेल जानते हैं क्या होता है, किसी पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ जम जाना। देखते हैं किसी पेड़ के ऊपर, आम के ऊपर, किसी वृक्ष के ऊपर दूसरा पेड़ जम जाता हुआ, उस पेड़ से उसका पोषण लेता है और उसमें जिंदा रहता है। यानी उस पेड़ को क्या करता है, उसी पेड़ से उसको पोषण लेके उसको हानि पहुंचाते रहता है। इसके बाद आता है अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है देखेंगे। अमीबा के पास ये क्या है, खाद्य कण है। क्या खाद्य कण है, अमीबा के अंदर है जो भार दिखाई देता है, इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया या आभासी पैर कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी पैर कहते हैं। अभी भोजन को इसको कैप्चर करना है तो इसे फुटपाथ जो होते हैं इसको चारों तरफ से क्या करता है, घेरता है। फिर इसको अपने अंदर क्या करता है, समाहित कर लेता है। अपने अंदर क्या करता है, समाहित करके और धीरे धीरे इसको क्या करता है, पाचन कर लेता है, जिसे पाचन करके केंद्रक के अंदर लाके पचा लेता है। तब अमीबा में पोषण इस प्रकार हो जाता है। इसी प्रकार पैरामीशियम में पोषण। तब पैरामीशियम क्या करता है, पश्चात अपनी सूडोपोडिया के द्वारा वस्तु को अपने अंदर खींच लेता है। फिर भोजन को अपशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। इसके बाद है मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण कैसे होता है, सबसे पहले पोषण क्या होता है, तो पहले अंतग्रहण है, फिर पाचन है, फिर अवशोषण है, फिर स्वांगीकरण है, फिर बहिक्षेपण है। यानी 5 माध्यमों में मनुष्य में पोषण कंप्लीट होता है। तो आहार नाल मुख रूप से मुख से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। जैसे मुंह में जाएंगे तो मुंह में जाएगा, मुंह में क्या होते हैं, दांत होते हैं, जीवा होते हैं, लाल ग्रंथियां होती हैं। मुंह की बात करें तो मुंह में क्या होता है, भोजन का अंतग्रहण होता है, दांत द्वारा भोजन को चबाया जाता है। यहाँ पर दांत की बात करें तो दांत हमारे शरीर में, हमारे मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्री मोलर की बात करेंगे। यानी 4 प्रकार के दांत हमारे शरीर हमारे होते हैं मुंह में। ये दांत कितने तरह से निकलते हैं, तो दांत 2 प्रकार से निकलते हैं। एक अस्थाई दांत होता है, एक अस्थाई दांत होता है। जो अस्थाई दांत होता है दूध के दांत कहते हैं। किसका दांत, दूध का दांत। इसे क्या कहते हैं, स्थाई दांत कहते हैं, जो मरने तक ही रहता है, यानी जीवन पर्यंत तक रहता है दांत की बात करें तो। उसके बाद जिह्वा। जिह्वा में क्या होता है, टेस्ट बड होते हैं। जिह्वा में क्या होते हैं, टेस्ट बड होते हैं, यानी स्वाद ग्रंथियां होती हैं, यही स्वाद को बताती हैं। उसके बाद लाल ग्रंथियां भोजन को क्या करते हैं, लाल रस का साबित करते हैं, जिससे मुंह में क्या होता है, मीठा सा लगता है, जिसे स्टार्च बनाती है मुंह में, समझ लीजिए। उसके बाद आता है भोजन ग्रसिका। भोजन ग्रसिका किसे कहते हैं, मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमानुकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। और जैसे हम कह दें जो अमाशय में भोजन, अभी एक पेपर में आता भी है, भोजन अमाशय में कौन सी गति द्वारा चलता है, तो इंग्लिश में देता है पेरिस्टेटिक मूवमेंट, और हिंदी में क्रमानुकुंचन गति, पेरिस्टेटिक मूवमेंट या क्रमानुकुंचन गति से भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले हम देख लें, यहाँ पे डायग्राम है मुख का। तो सबसे पहले देखेंगे डायग्राम में पाचन में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पाचन में डायग्राम, यहाँ पे सबसे पहले मुंह है, मुंह के बाद मुख गुहा है, ग्रसिका है, पित्ताशय है, आमाशय है, क्षुद्रांत जिसे बृहदांत, क्षुद्रांत हो गया, बृहदांत हो गया, गुदा हो गया,
कृमिरु प्रशेषिका हो गया, उसके बाद क्या हो गया, प्रशेषिका हो गया, अग्नाशय, अकृत, पित्त नली हो गया, पित्ताशय हो गया। सबके अलग अलग कार्य। तो सबसे पहले भोजन मुंह में जाता है, तो पाचन स्टार्ट होने से पहले थाली में ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। छोटे छोटे यानी पाचन का मुख्य, पाचन का अर्थ है कि बड़े यौगिकों को सरल यौगिकों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यानी बड़े यौगिकों को सरल यौगिकों में तोड़ना पाचन कहलाता है। तो जहीं मुंह में भोजन जाता है तो यहाँ पे दांतों द्वारा उसको चबाया जाता है, पीसा जाता है, उसके बाद लार ग्रंथियों द्वारा लार में स्रावित होता है। तो जहीं स्रावित हो जाएगा लार ग्रंथियों द्वारा, तो एक बोलस के रूप में भोजन कहाँ आएगा, इस आमाशय में आ जाएगा। यह आमाशय में HCl अम्ल सिक्रेट होता है, HCl अम्ल सिक्रेट होता है, जो भोजन को किस माध्यम बदलता है, अम्लीय माध्यम में बदल देता है। अब यहाँ से भोजन किस में आता है, क्षुद्रांत पैनक्रियाज जिसे कहते हैं, क्षुद्रांत आता है पैनक्रियाज में। यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस निकलती है, जो भोजन को अम्लीय से क्षारीय माध्यम में बदलता है। और यही यहाँ से भोजन निकलता है तो छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में भोजन एक क्रीम कलर के, हल्के क्रीम कलर का रंग का हो जाता है। यहाँ पर भोजन का छोटी आंत में जो भोजन आता है इसका स्वांगीकरण होता है, यानी इसमें से भोजन को जो भी कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, फैट होते हैं उनका अवशोषण किया जाता है। और जो भोजन इसमें नहीं पच पाता है तो बड़ी आंत में जाता है। अब बड़ी आंत में पुनः भोजन का स्वांगीकरण होता है। जब भोजन यहाँ नहीं पच पाता है तब सुबह मलाशय के द्वारा यानी गुदा द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। यहीं पर दिया कृमिरु प्रशेषिका। ये पहले के ज़माने में जब मनुष्य क्या करता था, भोजन खाने के लिए बिना फलों को छीले हुए या चाले हुए या बिना पॉलिश किए हुए सब्जियों फलों को खाता था, तो उसके शरीर में एक सेलुलोज पाचक एंजाइम बनाने का कार्य करता था, यानी घास फूस पचाने का एंजाइम बनाता था। कौन, कृमिरूप प्रशेषिका। परंतु इसका यूज अब नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, आटा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो आटा को चाल के खाते हैं कि नहीं। इसीलिए इसका अब धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया। एक क्या है, निष्क्रिय अंग के रूप में आता है। वाता अमाशय, अमाशय में कौन होता है, जठर ग्रंथियां होती हैं जिसमें पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्म रस स्रावित होते हैं। तो जिसमें पेप्सिन का कार्य होता है पाचन एंजाइम, प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। उसके श्लेष्म आता है, श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से रक्षा करता है। अब आता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत का कार्य क्या है, आंतरस, आंतरस है। क्षुद्रांत क्या करता है, आंतरस। आंतरस में कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में बदलता है। फिर वसा को वसी अम्ल ग्लिसरॉल में चेंज करता है। प्रोटीन का को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। फिर यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। फिर यकृत होता है, यकृत क्या करता है, पित्त रस से पित्त लवण में श्रावित करता है। फिर वसा क्या करता है, पित्त लवण से वसाम बनाता है। फिर आता बड़ी गोलिकाओं का इमल्सीकरण करके यानी छोटे छोटे यौगिकों में तोड़कर छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। अब आता अग्नाशय। अग्नाशय किसे कहते हैं, अग्नाशय से कौन रस स्रावित होता है, अग्नाशयी रस, जो क्या करता है, एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम तथा लाइपेज एंजाइम का निर्माण करता है, निकालता है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन ट्रिप्सिन को पेप्टोज में तोड़ता है, यानी प्रोटीन को किस में तोड़ता है, पेप्टोज में। वसा को वसी अम्ल में तथा स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करता है। अब इसके बाद आता है दाधरूम। दाधरूम मतलब बिलाई से कहते हैं। अवशोषण का सतही क्षेत्र पर क्या करता है, बढ़ा देता है। बृहदांत मतलब बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करता है, ये क्या करता है, जल का अवशोषण कर भोज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। अब आता है श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं, यहाँ पर आता है श्वसन और सांस लेना, दो चीज है। सांस लेना कोई पूछ दे तो हम कह देंगे सर सांस लेने में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मतलब श्वसन में क्या होता है, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब आता है भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, यानी ग्लूकोज है 6 6 कार्बन वाली श्रृंखला। कोशिका द्रव्यमाती 3 कार्बन वाली श्रृंखला बनाती है, पाइरूवेट और ऊर्जा
ये क्या करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसकी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जैसे इष्ट किण्वन, किसमें होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पारुवीट अम्ल को लाएंगे तो इथेनॉल यानी शराब बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ऊर्जा, ये किसमें होता है, इष्ट में, किसमें होता है, इष्ट में। अब आता ऑक्सीजन का अभाव है, जब ऑक्सीजन की कमी में पारुवीट अम्ल की क्रिया कराएंगे तो लैक्टिक अम्ल बनेगा और ऊर्जा होगा, ये हमारी कहाँ होगा, हमारी पेशी कोशिका में होगा। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा से ये माइट्रोकांडिया में होगा, क्या होगा, माइट्रोकांडिया में। इन सभी क्रियाओं के दौरान टोटल 38 एटीपी का निर्माण होता है, कितने, 38 एटीपी का, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। अब आते हैं श्वसन। कुछ श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, वायु श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, करा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। फिर वायु श्वसन में, वायु श्वसन दूसरा पॉइंट है, ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। पर अवायु श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है, जैसा ऊपर ग्राफ में देखे हैं। यह कोशिका द्रव्य माइटोकांड्रिया में होती है। ये कहाँ होती है, केवल कोशिका द्रव्य में होती है। अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न कितनी होती है, यहाँ पे 36 एटीपी दिया है, टोटल 38 एटीपी होती है जो दो ऊर्जा गेन होती है। यहाँ पर कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 एटीपी होती है, यानी टोटल में और 40 एटीपी बनता है जिसमें 2 एटीपी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसके बारे में हम लोग क्रेब्स साइकिल में या ग्लाइकोलिसिस में या ईटीएस में उसमें आपको हम समझाएंगे। नेक्स्ट आता है मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र किसे कहेंगे, तो मानव श्वसन तंत्र में देखिए सबसे पहले नासा द्वार होता है, नासा द्वार, फिर ग्रसनी होती है, फिर कंठ होता है, श्वास नली होती है, श्वसनी होती है, श्वासनिका होती है, फेफड़े होते हैं, कूपिका कोश होते हैं और रुधिर वाहिनिकाएं होती हैं, जैसा कि इस डायग्राम में देखिए। सबसे पहले नासा द्वार, नासा द्वार द्वारा हम लोग सांस लेते हैं, यही में मुख्य गुहा होती है, उसके नीचे ग्रसनी होती है जहाँ कहते हैं ना गोल लटका रहता है जिसे कौआ कहते हैं, घाटी कहते हैं आप लोग। उसके बाद कंठ होता है, कंठ में एक लहती है, 2 पाइप होती हैं उसी की तरह लुकी रहती हैं। श्वास नली होती है, भोजन नली होती है, यही श्वास नली में कहती है उपास्थिकी बनी होती है, इसी के अंदर क्या होता है, फुसफुस होती हैं, उसी को चारों तरफ से एक कैविटी के रूप में घेरी होती है जिसे क्या कहते हैं, पसलियाँ कहते हैं। पसलियों के अंदर क्या होता है, डायफ्राम होता है, फिर श्वास नली, श्वासनिका होती है, ये सब स्ट्रक्चर होते हैं। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब आता श्वसन, मानव श्वसन क्रिया, अंतर श्वसन, उच्छ्वास श्वसन। अंतर श्वसन के दौरान क्या होता है, वक्षी गुहा फूलती है। अंतर श्वसन में जब सांस लेते हैं, उच्छ्वास श्वसन में सांस बाहर निकालते हैं। तो जैसे अंतर श्वसन में वक्षी गुहा फैलती है, इसमें का था वक्षी गुहा आकार में वापिस आ जाती है। पसलियाँ का संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती हैं, इसमें पसलियाँ संलग्न पेशियों को सिकुड़ती हैं, यानी पेशियाँ इसमें बढ़ती हैं, इसमें पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, इसमें वक्ष अपने स्थान पर आ जाता है। गुहा में वायु दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में बढ़ती है, इसमें क्या होता है, गुहा में वायु दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के बाहर हो जाती है। अंतः श्वसन क्या होता है, सांस द्वारा वायुमंडल में गैसों के अंदर लेते हैं। उच्छ्वास श्वसन में फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालते हैं। स्थलीय जीव क्या करते हैं, श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तथा जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब आते हैं कूपिका, रक्त ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान देखने छोटे से चार्ट द्वारा। सबसे पहले वायुमंडल से ऑक्सीजन को कूपिका द्वारा रक्तवाहिका में भेजेंगे। रक्तवाहिका में ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा हीमोग्लोबिन में मिल जाएगा, तब उसे कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को शुद्ध रक्त कहते हैं, जो धमनियों द्वारा किस में चला जाएगा, ऊतकों में। ऊतकों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, जिससे क्या होगा, ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा। फिर दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों के द्वारा
कार्बन डाइऑक्साइड रक्त वाहिकाओं में, जिसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, कहाँ चला गया? कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण हो गया, रक्त वाहिकाओं के द्वारा कूपिका में विसरण हो गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिकाओं से विसरण करके नासा द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। यानी पहले ऑक्सीजन लाया जाता है शुद्ध रक्त में, फिर फेफड़ों में शुद्ध रक्त जब आके मिल जाता है तो उसके बाद इसके फिर दूसरे रास्ते से इसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। अब आता है संवहन। संवहन किसमें होता है? संवहन क्या होता है? मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन, अन्य आवश्यक पदार्थों का निरंतर आपूर्ति करने वाले तंत्र को संवहन तंत्र कहलाता है। यानी जो ले जाने का कार्य करता है उसी को क्या कहेंगे? संवहन तंत्र कहेंगे। अब आता है मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है। कौन है? हृदय है, रक्त नलिकाएं हैं जिसे धमनी या सिरा कहेंगे, वहन माध्यम रक्त और लसिका हो गया। रक्त देखेंगे तो रक्त के दो पार्ट होते हैं, ठोस अवयव एक जिसे रुधिर कणिकाएं कहेंगे और प्लाज्मा कहेंगे। तो रक्त में 90% का होता है प्लाज्मा होता है, 10% ठोस अवयव होते हैं। तो ठोस अवयव प्लाज्मा में, अब आते हैं ठोस अवयव में, तो 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त रुधिर प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कणिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स जानते हैं। जो आरबीसी होता है ये क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करके ये हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है। ठीक उसी प्रकार जो श्वेत रक्त कणिकाएं होते हैं शरीर को रोग युक्त करने में सहायता करती हैं। इसी प्रकार रक्त जो होता प्लेटलेट्स होता है रुधिर का थक्का जमाने में मदद करता है। अब आते हैं रक्तवाहिका। धमनी और सिरा में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। धमनी और सिरा में अंतर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हाई स्कूल में इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। धमनी और सिरा, धमनी किसे कहेंगे और सिरा किसे कहेंगे? तो धमनी क्या है? ऑक्सीजन रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद है फुस्फुस धमनी। फुस्फुस धमनियों में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, इसका सिरा है विभिन्न अंगों में अनाक्षी रुधिर एकत्र करके वापस हृदय तक ले जाते हैं। यानी एक इसमें भी अपवाद, फुस्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, बस सिरा की भित्ति मोटी और कम लचीली होती है। वाल्व नहीं होते इसमें, धमनी में, सिराओं में वाल्व होते हैं। धमनी में सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं, परंतु ये सतही होती हैं। क्लियर है? इसके बारे में ध्यान रहेगा, आपको लिख लीजिएगा अच्छे से, इसको नोट्स बना लीजिएगा। अब आते हैं फुस्फुस जो धमनी होती है इसके बारे में थोड़ा सा क्रिया विधि हम देख लें। सबसे पहले तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें, फुस्फुस फेफड़ों में जाता है, फेफड़े वाला। तो फेफड़ों से यहाँ पे फुस्फुस सिरा द्वारा रुधिर कहाँ का चला गया? बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद से किस में आ गया? बाएं नीले में। अब बाएं नीले से कहाँ चला गया? महाधमनी के द्वारा जिसमें ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजनित कृत रुधिर, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है शरीर के अंग में, तथा जहाँ से कहाँ चला गया? ऑक्सीजनित रुधिर चला गया प्रमुख सिरा महासिरा द्वारा बाएं आलिंद। अब बाएं आलिंद से दाएं आलिंद में यहाँ शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद कहाँ चलाएगा? फिर चला जाएगा फुस्फुसी धमनी से फेफड़ों में चला जाएगा। यानी यहाँ से ऑक्सीजन, कहाँ से? यहाँ से ऑक्सीजन आपका, यहाँ से ऑक्सीजन जाता है, यहाँ से शुद्ध हो जाता है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेफड़ों द्वारा बाहर निकल जाती है, CO2 यहाँ से बाहर निकल जाती है। क्लियर है? अब आप देखेंगे नेक्स्ट। अब आता मानव हृदय एक पंप की तरह है जो शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशियां मोटी होती हैं क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर को भेजना रहता है। अब देखें यहाँ पे हृदय का डायग्राम, तो नीचे दिया है बायां आलिंद, इधर नीचे दायां आलिंद। यहाँ पे विभाजिता है, जो बीच में से विभाजन किया, इसे कहते हैं विभाजिता। क्लियर है? ये फुस्फुस धमनियाँ हैं, ये क्या? फुस्फुस सिरा है, ये बायां आलिंद है, इसे जो निकला इसे महाधमनी कहते हैं। इसके बाद ये ऊपरी सिरा है, जो ऊपरी सिरा हो गया। भाग में सिराएं दायां आलिंद में चले जाएंगे। फिर शरीर का निचली सिरा है, उसके बाद ये क्या है? बायां सिरा से नीले है, नीले बताएं, ये क्या है? विभाजिता बीच में से है। इस डायग्राम को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं लसिका। एक ही तरह का ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। लसिका वहन में
सहायता करता है। अब आता है पादपों में परिवहन। परिवहन यानी पादपों में भी तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन और जल को ले जाना रहता पत्तियों तक, तो इनको ले जाने और ले आने का कार्य कौन करता है, यही जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या है, नीचे से पत्तियों तक ले जाना, और फ्लोएम में जब भोजन बन जाता है तो फ्लोएम क्या करता है, सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता है। क्लियर है। अब जाइलम के बारे में जान जाए। पादप यानी जाइलम किसे कहेंगे, देखें क्या है, पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादकों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। यानी जाइलम का काम क्या है, नीचे से मृदा से खनिज पदार्थों और जल को पत्तियों तक ले जाना। अब भोजन जब बन जाता है तो वहाँ सबको डिस्ट्रीब्यूट करने यानी बांटने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है। अब देखेंगे जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों की ऊपरी मुख गति की सहायता करता है। पौधों में ताप नियमन भी सहायता करता है। कौन, ये जाइलम और फ्लोएम। अब आता है भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में। तभी बताएं, जब भोजन बन जाता है उसका स्थानांतरण करने का कार्य कौन करता है, यही फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम। अब आते हैं मानव में उत्सर्जन। माने मानव में उत्सर्जन क्या होता है, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जैसे जय प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल विसरित कर देता है। अब आता है मानव में उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार हैं। एक जोड़ी वृक्क होती है जो दिखाई दे रही है, एक जोड़ी वृक्क, यहाँ पे एक जोड़ी वृक्क आपको दिखाई दे रही है। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है, मूत्रवाहिनी जो दिखाई दे रहा है दोनों। उसके बाद एक मूत्राशय होता है, ये मूत्राशय आपको दिखाई दे रहा है। एक मूत्र मार्ग होता है, क्या होता है, एक मूत्र मार्ग जहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये मूत्र मार्ग जिसे शीशन कहते हैं, मूत्र मार्ग है। यहाँ 4 पार्ट इसमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं वृक्क में मूत्र का निर्माण की प्रक्रिया। तो सबसे पहले वृक्क की संरचना और क्रियात्मक इकाई वृक्काणु कहलाती है। वृक्काणु में मुख्य भाग इस प्रकार है। पहला का कोशिकी गुच्छा जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। उसके बाद एक बोमन संपुट होता है, फिर नलिकाकार भाग होता है, फिर संग्राहक वाहिनियाँ होती हैं। वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि यहाँ पे देख लीजिए। वृक्क में क्या होता है, तो सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है बोमन संपुट, इसमें क्या होता है, इसमें वृक्क द्वारा क्या होता है, रक्त को छाना जाता है। जो दिखाई दे रेड कलर के, ये रक्त को छान कर नीचे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको कहाँ ले जाता है, संग्राहक वाहिका में इकट्ठा करता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में जब इकट्ठा हो जाता है वही मूत्र के रूप में हम लोग बाहर निकाल देते हैं। अब आता है कोशिका गुच्छा निस्यंदन। जब वृक्क धमनी की शाखा विक्राणु में प्रवेश करती है तब ये क्या होता है, जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का कोशिकीय गुच्छा से छान कर बोमन संपुट में आ जाता है। फिर वर्णनात्मक पुनः अवशोषण। शुक्राणुओं के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल पुनः अवशोषण होता है। फिर नलिका श्रावण। यूरिया के अतिरिक्त जल, लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थों शुक्राणुओं नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं और मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिकाएं और मूत्र वाहिनी में से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं वृक्क। वृक्क कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम वृक्क किसे कहते हैं, अगर मानवों में एक वृक्क खराब हो जाए तो आर्टिफिशियल तरीके से एक किडनी हम लगा सकते हैं। माने कोई ज़्यादा दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, तो उसका एक किडनी का हो गया, खराब हो गया, तो उसको जिंदा रहने के लिए बाहर से एक अलग से किडनी लगाई जाती है। उसी को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। कृत्रिम वृक्क यह ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के हृदय में कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त
अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्रायः एक व्यक्ति 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, यानी 180 लीटर क्या करता, पानी को छान देता है, जिसमें से आयतन 1.2 लीटर शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित हो जाता है। इसके बाद आता है पादप में उत्सर्जन। वो उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अवशिष्ट पदार्थ कोशिकाएं रिक्तिका में संचित करते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित हो जाते हैं। जैसे कोई पेड़ है, अगर कट जाता है तो क्या निकलता है, गोंद उसमें से निकलता है। और कुछ पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थ अपने आसपास मृदा में विसर्जित करते हैं। कुछ ऐसे पादप होते हैं जो अपने हानिकारक पदार्थ को मिट्टी में छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक पूरी प्रश्नावली खत्म हुई। आप लोगों को धन्यवाद देखने के लिए। जो भी दिक्कत हो आप लोग वीडियो में कमेंट करके हमको बताइएगा, कोई भी परेशानी हो। धन्यवाद, बाय बाय।